नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। मैं आया हूं वक्फ से जुड़े संशोधन को लेकर। मैं इंतजार कर रहा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस क्षण एसेंट देंगे उसके अगले दिन मैं यह विषय आपके पास लेकर चलूंगा, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं रहती है, कानून बने ना बने। वैसे इस बिल पर इतनी चर्चा हो चुकी है, अब ये श्योर शॉर्ट मैटर है, श्योर शॉर्ट सवाल है आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो मैं अपनी स्टाइल से, जिस तरीके से मैं जटिल से जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाता हूं, संवैधानिक दृष्टि से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। वक्फ से जुड़े विवाद को समझते हैं, वक्फ से जुड़े सुधार को समझते हैं। विवाद भी है, सुधार भी है, इन दोनों ही विषयों को आपको समझना है, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस एग्जाम में पूछी जाती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू का, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कंटेंट वगैरह तो वहीं शेयर कर सकते हैं। वैसे भी आपके पास पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। मैंने क्या सर्किल किया, मैंने लिखा भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन यह सच है। माना जाता है दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं, 40-45 ऐसे देश हैं जिनके पास जमीनें वक्फ बोर्ड से कम हैं। आप कहेंगे सर ऐसी भी कोई बॉडी है? हाँ बेटा, ऐसी भी कोई बॉडी है जिसके पास इतनी जमीनें हैं। तो निश्चित ये जमीन देश की है, ये जमीन देश के लोगों की है, ये जमीन वक्फ की है, मुसलमानों की है। तो आप कहेंगे नहीं सर, तब तो इससे बढ़िया कानून से जुड़ना चाहिए, बढ़िया सुधार से जुड़ना चाहिए। वक्फ का जो संशोधन हुआ है, मैं अपने संवैधानिक दृष्टि से बेटा इसे सुधार के रूप में देखता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जब मेरे देश का संविधान लागू होता है, तब से लेकर आज तक न जाने कितने बदलाव हुए। पहले राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में बन गया। पहले अडल्ट्री अपराध नहीं था, बाद में बन गया। शाह बानो का जो जजमेंट आया 1986 में, कहा गया शरिया के साथ बिल्कुल बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, शरिया है, बढ़िया है, सम्मान है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक न्याय के लिए उन्हें धारा 125 सीआरपीसी से जोड़ेंगे। हमारे सामने पॉश का एक्ट है, पॉस्को का एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस है, विशाखा की गाइडलाइन है, सरला मुदगल है, ट्रिपल तलाक का खत्म होना है, आने वाले समय में पॉलिंड्री का भी खत्म होना है, यूसीसी का भी आना है। मतलब ये सारे विषय कहीं ना कहीं सुधार से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं बदलाव से जुड़े हैं, क्योंकि जो मेरा देश है वो विविधताओं वाला देश है। भारत का जो संविधान है, जो मेरे छात्र हैं उन्हें पता होगा, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट होने का मतलब है, लिविंग कंट्री होने का मतलब है, आप समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, काल के अनुसार, खंड के अनुसार आप बदलेंगे खुद को। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता वंस फॉर ऑल, जो एक बार बन गया उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव ना हो। कानून बढ़िया खराब हो सकता है, मेरिट डिमेरिट हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 से आपको पता होगा, लेकिन यह कानून सुधार से जुड़ा है। कैसे सुधार से जुड़ा है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, बहुत होती है 9.4 लाख, ठीक है। एंड द क्रेडिट गोज टू दैनिक भास्कर, क्रेडिट गोज टू बार एंड बेंच, क्रेडिट गोज टू इंडियन एक्सप्रेस, तेरा तुझको अर्पण है, ठीक है ना। तो तमाम जगहों से छोटे छोटे फैक्ट्स बेटा मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं, कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो जो विपक्ष के नेता हैं और जो मुसलमान का एक बड़ा वर्ग है बेटा, वो इसका विरोध कर रहा है। मैंने आपके लिए क्या लिखा कि वक्फ कानून में सरकार क्या क्या बदलने जा रही, मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ क्यों है, और इसके पीछे की राजनीति क्या है। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, हाँ, लेकिन जो प्रेम्बल है, ऑब्जेक्टिव है, जो डिस्प्यूट बताए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि मैं कहता हूं क्रिटिकल एनालिसिस के लिए पक्ष को भी समझना जरूरी है, विपक्ष को भी समझना जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, वक्फ संशोधन बिल पर अब तक क्या क्या हुआ, एक बार जल्दी से इस ट्रेल को समझते हैं, इस टाइमलाइन को समझते हैं कि वक्फ से जुड़ा जो संशोधन, जिसे कल महामहिम ने अपनी संस्तुति दे दी, उसमें क्या क्या हुआ था। शुरुआत होती है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए। आर्टिकल 9 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, अच्छा है। इसके बाद बेटा जब बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, तो बिल का जो ड्राफ्ट है उसे संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, डेलिब्रेशन के लिए, डायलॉग के लिए। ये भी बढ़िया है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है कि जब किसी बिल पर बहुत विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, ऑब्जेक्शन होगा, तो उसे जेपीसी को भेज दिया जाएगा। जेपीसी में सारे दलों के सांसद रहते हैं, वह बैठ के डेलिब्रेट करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, और एक कंसेंसस के माध्यम से, आम सहमति के माध्यम से फिर बिल को आगे डिटरमिन किया जाता है। 8 अगस्त के बाद महत्वपूर्ण तिथि है 27 जनवरी 2025। इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देते हुए एनडीए में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाव 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। तो ठीक है, डेलिब्रेशन में जो विपक्षी सांसद थे
उन्होंने जो भी राय दी उसे खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया, क्या थे, उसे भी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं वक्फ आखिर होता क्या है। फाउंडेशन बैच में मेरी 2 घंटे की क्लास केवल इसी विषय पर चलती है, लेकिन आज मैं यहां बड़े सारांश के रूप में आपको इसे समझाऊंगा। अगर वक्फ की बात करते हैं बेटा, तो अरबी भाषा में मैंने क्या लिखा, वक्फ अरबी भाषा के वकूफा, वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। निषिद्ध करना मतलब रोक देना, रिस्ट्रेंट, ठीक है। इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है, तो इस प्रॉपर्टी को बेटा क्या कहते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ कर दिया। कहने का मतलब है कि वक्फ केवल 2 पर्पस के लिए हो सकता है, एक है रिलीजियस, दूसरा है चैरिटेबल। ठीक है जी। तो कोई भी मुसलमान कर सकता है, एक बार कर दिया तो फिर रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक बार कर दिया तो फिर हमेशा वो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी। मैंने आपके लिए लिखा, अमूमन ऐसी प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान ही वाकिफा कहलाता है। वाकिफा यह शर्त हाउएवर रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली जो आमदनी है वो सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर ही खर्च हो। इन संपत्ति को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हैं जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी को दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब जो एलिमेंट्स है सोसाइटी के, वो प्रॉपर्टी तो वक्फ की है, उन्होंने उस पर मॉल वगैरह बना लिया, उन्होंने उस पर अपना घर वगैरह बना लिया, तो ये अलाउड नहीं है इस्लामिक प्रिंसिपल के अनुसार। एक बार वक्फ हो गया तो केवल धार्मिक और सेवा कार्यों के लिए ही इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। एक रेफरेंस है कि राइट फ्रॉम द डे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम वक्फ की परंपरा चली आ रही है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज कितनी हैं, एक बार इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। भारत में मैंने आपके लिए लिखा कि वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ऐसे 1216 से शुरू हो जाती थी। भारत में ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, यतीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुले हुए हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं या उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वक्फ की प्रॉपर्टी पर इलीगल इंक्रोचमेंट कर लिया गया है लोगों के द्वारा। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे, सेना के बाद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज्यादा जमीन है। एक बार आप देख लें रेलवे के पास कितनी जमीन है, रक्षा मंत्रालय के पास कितनी जमीन है। रेलवे के पास जमीन है 33 लाख एकड़। सेना के पास बेटा जमीन है जो हमारी रक्षा मंत्रालय है 17 लाख एकड़। इन दोनों के बाद तीसरी ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके पास उतनी जमीन हो जितनी वक्फ के पास है। माना जाता है 9.4 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं इस विषय को कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है तो एक बढ़िया कानून होना चाहिए उसे रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां, अचल संपत्ति 8.72 लाख एकड़, चल संपत्तियों की, अच्छा नॉट लाख एकड़, ये नंबर है 8.72 लाख। चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी 16,000। कुल संपत्तियों की कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए। मैंने फिर आपके लिए लिखा वक्फ की संपत्तियों के कामकाज कैसे और किस कानून के तहत चलते हैं। सवाल यह है कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया, इसके पहले वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, जो वक्फ बोर्ड था, उसे कैसे संचालित किया जाता था। ठीक है ना। तो आजादी के बाद सबसे पहले बेटा 1954 में वक्फ एक्ट बनता है। 1995 में नरसिम्हा राव जी के जमाने में कुछ संशोधनों के साथ नया एक्ट बना। फिर 2013 में भी बेटा कई बदलाव हुए। ठीक है। वक्फ बोर्ड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड है ये एक ट्रस्ट है। ठीक है। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से में आ गई। तो जो इस्लाम से जुड़ी डोनेटेड संपत्तियां हैं वो बेटा किसके जुरिस्डिक्शन में आ गई, वो वक्फ बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धर्म स्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन अपवाद भी हैं। अपवाद में बेटा ये जो अपनी दरगाह है अजमेर शरीफ वाली, ये वक्फ बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। मैंने लिखा भी ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड सेपरेट कानून है जो 1955 में बना। तो मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों के कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो भारत की सरकार को एडवाइस करती है, एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है ना।
कि वक्फ से जुड़े क्या पॉलिसी होना चाहिए, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन पर्टेनिंग टू अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा राज्यों में बेटा दो बोर्ड्स होते हैं, एक होता है सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक होता है शिया वक्फ बोर्ड। आपको याद रखना है, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी, एक सुन्नी वक्फ काउंसिल होगी और एक शिया वक्फ बोर्ड होगा, ठीक है। इन बोर्डों का एक चेयरमैन होता है, 2 सदस्य राज्य सरकार तय करती है। इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम विद्वान शामिल हैं। प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा रखने के लिए बोर्ड का एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। सभी मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का होता है। आपको ध्यान देना है कि इतनी बड़ी जो संपत्ति है बेटा, लाखों एकड़ भूमि की, ठीक है ना, उससे जुड़ी जो संस्थान है उसका जो कंपोजिशन है उसमें केवल मुस्लिम होते हैं। मुझे इस विषय से संवैधानिक आपत्ति है। संवैधानिक आपत्ति यह है कि ये जितने विवाद है, एक दो विवाद नहीं है, हजारों लाखों में विवाद है संपत्तियों को लेकर। क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जमीन को कहा हमारी है, मुकेश अंबानी के घर को कहा हमारी है, तमिलनाडु के गांव को कहा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के आपको रेफरेंसेस सुनने में मिलते होंगे। मैं कहता हूं इन जमीनों पर जो मालिकाना हक है जरूरी नहीं वो मुसलमान का ही हो। मतलब जिन जमीनों पर क्लेम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा, वो हिंदू की भी हो सकती है, जैन की हो सकती है, सिख की हो सकती है, किसी की हो सकती है। भारत में 8 धर्म है। सवाल यह है अगर किसी नॉन हिंदू की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करता है, वो सही हो गलत हो तो मेरिट का विषय है, तो वह हिंदू, वह जैन, वह क्रिश्चियन, वह सिख, वह बुद्धिस्ट, वह यहूदी जिस बोर्ड के पास जाएगा उसमें केवल मुस्लिम लोग बैठे हैं, तो उसे लगेगा कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो कोई बैठा ही नहीं है। सवाल है वक्फ बोर्ड तो प्योरली इस्लामिक है, उसमें क्यों नहीं मुसलमान होंगे? इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि वक्फ से जुड़ी संपत्तियों पर बेटा एक दो विवाद नहीं है, मैंने कहा हजारों की संख्या में इस तरीके के मुकदमे लंबित हैं जहां पर दूसरे धर्मों के लोगों की जमीन भी विवादित है। नेचुरल जस्टिस है कि व्यक्ति कहेगा अरे साहब ये तो केवल अपने धर्म की सोचेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, अपनी संपत्ति की बात करेंगे, क्योंकि वक्फ की संपत्ति इस्लाम की संपत्ति एक तरीके से। तो ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट था और इसे एड्रेस भी किया गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें नॉन मुस्लिम को ऐड किया गया और ये रीजनेबल है। जो रीजनेबल है वो संवैधानिक, जो तर्क संगत है वो संवैधानिक है, तो इसमें बदलाव किया गया। ये पुराना कंपोजिशन है। राज्य सरकार डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर को बोर्ड का सीईओ बनाती है। ये बोर्ड के फैसलों को लागू करता है। वो भी मुसलमान होते थे। वक्फ से जुड़े मुस्लिम मामलों के लिए जो कोड बना है उसे कहते हैं वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल। प्रॉब्लम यहां भी थी और इसे भी एड्रेस किया गया, ठीक है। वक्फ एक्ट में अब क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। पहले क्या था, अभी क्या है, एग्जामिनेशन में यही आपको लिखना है। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है। स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव किया जा रहा है? आर्टिकल नंबर 9 एंड आर्टिकल नंबर 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। प्रॉब्लम इसको भी लेकर है, बहुत विवाद है, महिलाओं को क्यों शामिल किया जा रहा है, क्यों ना शामिल किया जाए। हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, किसी महिला को गिरफ्तार करना है, हम कहते हैं महिला पुलिसकर्मी को लेकर आओ, महिलाओं से जुड़ा जो अपराध है हम कहते हैं प्रैक्टिकली जहां तक संभव है महिला जज को सुनिश्चित करो, है ना। कन्फेशन वगैरह स्टेटमेंट में हम महिला जज को कहते हैं कि साहब महिला जज, महिला डॉक्टर, मतलब हर जगह हम महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33% का आरक्षण दे दिया। पंचायत म्युनिसिपैलिटी में महिलाओं को पहले से ही आरक्षण मिला है। भैया जेंडर जस्टिस की बात है। जेंडर जस्टिस संविधान के प्रेम्बल से जुड़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। तो यदि महिलाओं को शामिल किया जा रहा है तो मेरी नजर में यह संवैधानिक जो मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको रियलाइज करने का एक टूल है। बढ़िया है, ठीक है। तो अब 2 महिला मेंबर भी होंगी वक्फ बोर्ड में। दूसरा बड़ा बदलाव, 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। जैसा मैंने आपको बताया क्यों जरूरत है, केवल 2 ही शामिल हो रहे हैं इसलिए जरूरत है क्योंकि जो दूसरे धर्म का अनुयायी है जब वो अपनी शिकायत लेकर जाएगा, जब उसके प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा, तो उसे लगेगा कि हमारी बात सुनने के लिए भी कोई एक नॉन मुस्लिम बैठा है, कोई एक नॉन मुस्लिम बैठा, वो केवल 2 सदस्य होंगे। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव है। तीसरा, सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। ठीक है साहब, सिया के होने चाहिए, सुन्नी के होने चाहिए, लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लास वाले मुसलमान हैं, जो पिछले समुदाय से आते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी डोनेटेड है, उनका भी अधिकार है, उनसे जुड़े भी डिस्प्यूट है, तो कहा नहीं उनसे भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय आप ये समझिए, बोहरा और आगा खानी मुस्लिम, आगा खानी इसे बोलते हैं।
बहुत ज्यादा नहीं है, माना जाता है बोहरा समुदाय के लोग 10 से 12 लाख होंगे, उसी तरीके से अगखानी है। अभी तक बोहरा अगखानी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, कहा नहीं जो स्टेट वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें बोहरा और अगखानी समुदाय के जो मुस्लिम हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब एक जस्टिस करने की, बिठाने की कोशिश की गई है कि भाई सभी का रिप्रेजेंटेशन हो। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसद, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, तो लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी एक बड़ा बदलाव है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर नियंत्रण, सबसे ज्यादा जो विवाद है कि साहब वक्फ हमारे आर्टिकल 25 से जुड़ा है। आर्टिकल 25 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अपने बैचेस में भी कहता हूं, जब न्यूज चैनल्स पर बैठता हूं तब भी कहता हूं कि अनुच्छेद 25 एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3। मतलब क्या है बेटा, जो दूसरे फंडामेंटल राइट है उनके कंसोनेंस, उनकी हार्मनी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा। मैं अभी इस विषय को आर्टिकल 14 से जोड़ूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण, क्या गया सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। मतलब आप कहेंगे साहब ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो धर्म से जुड़ा विवाद है, धर्म से जुड़ी संपत्ति है, धर्म से जुड़ा जो पर्पस है रिलीजियस और चैरिटेबल, उसमें यूज की जानी है। मैं फिर कहता हूं 9.4 लाख एकड़ भूमि, इसमें बेटा ऐसे लाखों एकड़ भूमि है जिस पर विवाद चल रहा है। पहले वक्फ बोर्ड के पास पावर होती थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता था। सेक्शन 89 आप पढ़ेंगे 1995 एक्ट का, तो अगर 1 साल तक उस पर क्लेम नहीं किया गया, ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, तो वह प्रॉपर्टी डीमिंग प्रिजम्पशन के साथ वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। बहुत जगह इस तरह के मिसचीफ को पाया गया है कि वक्फ बोर्ड ने क्या किया, वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम नोटिफाई किया और उसे किसी ऐसे अखबार में निकाल दिया जिसका बहुत बढ़िया सर्कुलेशन नहीं है। और वैसे भी हम लोग सब चीज कहां पढ़ते हैं अखबार में। तमिलनाडु के गांव में का एक किस्सा है कि एक किसान गया अपनी जमीन बेचने, तो उसे पता चला अरे तो वक्फ बोर्ड की है। मुझे वक्फ बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। लेकिन हमें यह समझना है कि क्या किसी बॉडी को हम इतनी एब्सोल्यूट पावर दे सकते हैं कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सके और कानून का जो लूप होल है उसके इस्तेमाल, उसके फायदे से उस प्रॉपर्टी को हड़प सके। आप कहेंगे नहीं सर, राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी लीगल राइट है। ऐसा होता आया, ऐसा पाया गया है, इसीलिए हमने वक्फ बोर्ड को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी। हमने कहा भैया देखो तुम्हारी जो संपत्ति है वो है तुम्हारी, लेकिन है तो इसी देश में, और चूंकि यह देश संवैधानिक देश है, यह देश वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, इसलिए हर जगह इंटरवेंशन होगा। आपका कौन सा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? संविधान से बड़ा वक्फ बोर्ड नहीं है, फंडामेंटल राइट से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके संविधान में वर्णित एक भी फंडामेंटल राइट का कमेंट सेक्शन में अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे उसका उल्लेख, रेफरेंस दे सकते हैं कि सर ये वाला अधिकार एब्सोल्यूट है। ये गलती अमेरिकियों से हो गई, हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने ये गलती नहीं की। हर फंडामेंटल राइट के साथ रेस्ट्रिक्शन जुड़ी है, पूरा संविधान ही इसीलिए संवैधानिकता के साथ लागू है कि हमारे संविधान का हर अधिकार किसी न किसी रेस्ट्रिक्शन से जुड़ा है। हमने कहा नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का ऑडिट ऑडिटर करेंगे, हर प्रॉपर्टी का करते हैं, इसका भी करना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। कहेगा जिला कलेक्टर क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं साहब, हम कहेंगे क्यों नहीं। भाई इस देश में लगभग 787 जिले हैं, 787 डिस्ट्रिक्ट। आप मुझे बताइए आपके जिले की कमान किसके हाथ में? आप कहेंगे सर डीएम साहब के हाथ में है। भाई इन जनरल कहा जाता है डीएम जिले का राजा, राजा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो एक सिविल सर्वेंट है। लेकिन जब पूरे जिले का संचालन एक डीएम कर सकता है, 1950 से करते आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर भी तमाम रेस्ट्रिक्शन है, उसके एक्ट एग्जीक्यूटिव के रूप में जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट टू है, तो जिला कलेक्टर को यह पावर क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जिला कलेक्टर मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, और वो बनाए अपने रूल से, वो बनाए अपने रेगुलेशन से, वो एक सर्वेंट है ना। का नहीं, सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, जिले का कलेक्टर ही सर्वे करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर की ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कहा यह जा रहा है कि साहब हम क्यों रजिस्टर करें, इस्लामिक लॉ में रजिस्ट्रेशन की पाबंदी है। मैंने कहा होगी संवैधानिक रूप से बेटा, अगर हम किसी प्रॉपर्टी के लिए ये कहते हैं इट शुड बी रजिस्टर्ड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामान्यता भी
एक हिंदू, एक मुसलमान, क्रिश्चियन या किसी भी जाति, धर्म या नस्ल का व्यक्ति हो, जब वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करता है, जब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता है, ट्रांसफर करता है, मॉर्टगेज है, सेल है, विल है, दुनिया भर के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्ट्रेशन करता है कि नहीं करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है? तो अगर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो वो लॉ के दायरे में आसानी से आती है, क्योंकि उसका अप्रेजल होता है, गवाह है कि नहीं, डॉक्यूमेंट है कि नहीं, टाइटलशिप है कि नहीं। पता चला एपी सर ने एपी सर अगर मान लो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, एपी सर ने बगल वाले घर का वक्फ कर दिया, वो लोग रहते नहीं, वो लोग बाहर यूएस वगैरह रहते हैं। अब वो बेचारा परेशान है कि एपी सर कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी व्यवस्था का रजिस्ट्रेशन होता तो फिर पता चलता, अरे यार एपी सर आप अपने घर को वक्फ में देंगे। मैं नहीं कहता सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सारे मुसलमान ऐसा करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिसचीफ हो सकती है, कहीं ना कहीं मिसचीफ को देखा गया है, इस तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स को देखा गया है। तो कहा नहीं, प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जिला कलेक्टर के ऑफिस में होगा। कलेक्टर किसी वक्त प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं, डिस्प्यूट हैं, जो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड ने कहा हमारी है, उस केस में भी बेटा जिला कलेक्टर को कहा गया है आप अपने रेवेन्यू लॉस के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसला ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पहले जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि वक्फ बोर्ड ने क्या किया, वक्फ बोर्ड ने किसी अखबार में उसे नोटिफाई कर दिया और कहा कि भैया 1 साल का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, जो सेक्शन 89 का मैं रेफरेंस दे रहा था, अब आप कुछ नहीं कर सकते ना। कहा जा रहा है जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देता है उसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। जब हमारे आपके घर की जो प्रॉपर्टी है, गांव की जो जमीन है, जो हमारी शॉप है, वो सब कुछ जिला कलेक्टर के सब्जेक्ट टू में है, तो वक्फ से जुड़ी जमीन भी जिला कलेक्टर के अगर सब्जेक्ट टू रहेगी तो हम इसे यूनिफॉर्मिटी कहेंगे। भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड डेड लेटर के रूप में संविधान में बैठा हुआ है, जरूरी नहीं एक कानून आए तभी यूसीसी आए, उसे हम पार्शियल लागू भी कर सकते। तो जिला कलेक्टर की ये जो पावर है किसी संपत्ति को लेकर, हम कहेंगे साहब यहां तो यूनिफॉर्मिटी है। सामान्यता भी जिला कलेक्टर की देखरेख में सारी चीजें होती है, यहां भी जिला कलेक्टर है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, मसलन मस्जिदें वक्फनामे बिना वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। सवाल यह है कि कह दिया गया कि यह वक्फ की संपत्ति है, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया जो 1995 के एक्ट में प्रोवाइडेड है, कहा गया वो वक्फ की संपत्ति है। अब यह कहा जा रहा है नहीं, वो भले वक्फ की संपत्ति हो या भविष्य में वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपना मानता है, जिस पर अपना क्लेम करता है, देयर मस्ट बी सम वैलिड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द टाइटलशिप। तो बिना वैध कागजात के किसी भी प्रॉपर्टी को, मस्जिद हो या दूसरे हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, उसे बेटा वक्फ की संपत्ति नहीं माना जा सकता। इसको लेकर विवाद है कि जो बहुत पुरानी संपत्तियां हैं उनके कागज कहां से लाएंगे। कुछ तो होगा, टैक्स से जुड़े पेपर होंगे, कुछ तो होगा प्रॉपर्टी से जुड़े। भाई दुनिया भर की एजेंसीज हैं, जिला पंचायत काम करती है, नगर निगम काम करती है, ठीक है, हर प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो कहा जा रहा है कि नहीं, आपको कुछ तो पेपर फर्निश करने पड़ेंगे कि ये हमारी संपत्ति है। वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा धारा 40 खत्म हो जाएगा। इसे ड्रैकोनियन लॉ कहते थे। जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया, सेक्शन नंबर 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसे हम क्या मानते थे, उसे हम ड्रैकोनियन लॉ मानते थे। वो आर्बिट्रेरी पावर देता था। किसे देता था बेटा? सरकार को देता था। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया ये ड्रैकोनियन प्रोविजन है, इस धारा को हटा दो। उसी तरीके से धारा 40 थी, धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कहा गया मुकेश अंबानी का घर हमारा है, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति में से एक मुकेश अंबानी के घर को कहा गया, वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारा है। आप समझिए इतनी आर्बिट्रेरी पावर। मतलब ठीक है, मुकेश अंबानी भी रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं, विधि के शासन से ऊपर नहीं है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस संवैधानिक पहलू को समझने की कोशिश करिए कि हम क्यों किसी बॉडी को इतनी ताकत दें कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हक स्टैब्लिश कर सके।
जो लोकपाल 2011 में अन्ना हजारे से जुड़ा था, वो लोकपाल केवल इसीलिए इनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि माना गया कि उसके पास बड़ी आर्बिट्रेरी शक्तियां होंगी। हमारे देश में जब संसद संविधान से बंधा हुआ है, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग संविधान से बंधे हुए हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो मैं मानता हूं कि भारत की कोई संस्था भी जो भारत में काम कर रही है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए धारा 40 खत्म कर दी गई कि नहीं, अब जिला कलेक्टर की भूमिका होगी, टाइटलशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट की भूमिका होगी, जांच होगी। पॉइंट नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे बच्चे हैं, मुझसे फाउंडेशन बैच में पढ़े हुए हैं या जो मुझसे 10 तारीख के बाद पढ़ेंगे, Judicial review is the part of the basic structure of the Constitution. 24th Constitutional Amendment, 25th Constitutional Amendment, 31st Constitutional Amendment, 42nd Constitutional Amendment, 44th Constitutional Amendment, एक प्रयास नहीं हुआ सरकारों की तरफ से कि जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया जाए, लेकिन बार बार, चाहे वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो, मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, वमन राव का केस हो, अंतोगत्वा 2007 में आईआर कोयलो हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने हर बार यह कहा कि ना 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 ना, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन को आप हमसे छीन नहीं सकते। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि देश में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, मजबूत, ताकतवर होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू को अगर इस देश के सारे सांसद एक साथ बैठ जाएं, 543 उधर, 245 राज्यसभा में, वो सभी मिलकर भी बेटा डायल्यूट नहीं कर सकते। यही ना आईआर कोयलो में कहा गया, जो 9वीं अनुसूची को लेकर कंफ्यूजन था। अभी तक वक्फ ट्राइब्यूनल के निर्णय को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी, एक लिमिटेड रेफरेंस दिया हुआ था, लेकिन अब कहा गया नहीं, वक्फ का जो ट्राइब्यूनल है, उससे जुड़ा जो फैसला है, उसे इस रूप में फाइनल नहीं माना जाएगा, मतलब उसका रिव्यू किया जा सकता है। आप कहेंगे हां सर, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? भाई, हाई कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू कर रहा है, रिव्यू करता है, अपील होती है, क्यूरेटिव पिटीशन होता है, दुनिया भर के हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। तो कहा गया वक्फ के ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, नए कानून बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, मतलब देयर शैल बी ड्यू इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी की जाएगी जिला कलेक्टर के द्वारा, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे सुओ मोटो वक्फ की नहीं मान लिया जाएगा कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, इसलिए अब यह प्रॉपर्टी वक्फ की है। आप अगर इन सारे प्रोविजंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको हर प्रोविजन के पीछे बेटा संविधान दिखेगा, हर प्रोविजन के पीछे एक रैशनल पर्सपेक्टिव दिखेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, मतलब आप मुझे सुनकर ऐसा आपको लग सकता है कि मैं टिल्टेड हूं, ऑल्दो आई एम नॉट टिल्टेड। ठीक है, आई एम नॉट टिल्टेड, मैं केवल आपको वही बता रहा हूं जो संवैधानिक रूप से सही है। ये 14 बड़े बदलाव हैं जो वक्फ के कानून में किए गए। एक और बदलाव है, कहा गया लिमिटेशन एक्ट में अपन मान के चलते हैं, जो सीपीसी का एडवर्स पोजीशन का फिनोमिना है, कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार किसी भी प्रॉपर्टी पर काबिज है तो मान लिया जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है विद इन स्पैन ऑफ दैट 12 ईयर, तो वो प्रॉपर्टी उसकी है। ठीक है, पहले लिमिटेशन एक्ट और एडवर्स पोजीशन जैसे जो फिनोमिना है वो बेटा इधर लागू नहीं होता था, इसका सेक्शन 107 ने कहा नहीं, अब लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा, है ना, लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा। तो आप कहेंगे ये भी बढ़िया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जेंडर जस्टिस लागू हो रहा है, नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कैग की एंट्री हो रही है, जिला कलेक्टर को पावर मिल रही है, लिमिटेशन एक्ट यहां पर अप्लाई माना जा रहा है। ये सारे विषय महत्वपूर्ण है और मैं आपसे पूछता हूं, आप आर्टिकल 2930 का अध्ययन कर लें। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी से जुड़े फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। मैं कहता हूं आर्टिकल 2930 सभी माइनॉरिटीज पर लागू होते हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो। क्या किसी दूसरी माइनॉरिटी के पास ऐसा कोई अधिकार है? आप कहेंगे नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्यों किसी माइनॉरिटी को ऐसा अधिकार दें जो दूसरी माइनॉरिटी के पास नहीं है? एक कॉमन कोड की बात क्यों नहीं करते? एक कॉमन व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? अगर धर्म से जुड़ा कानून है, यदि गिफ्ट से जुड़ा कानून है, यदि ट्रस्ट से जुड़ा कानून है, एंडोमेंट से जुड़ा कोई कानून है, तो इट शुड बी वन।
ऑल्दो वन नहीं है, अभी भी ट्राइब्यूनल है, अभी भी कानून है, लेकिन यह कहा जाना कि माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट का ये उल्लंघन है, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। क्योंकि दूसरी माइनॉरिटी के पास ऐसा बोर्ड है ही नहीं, ऐसा कानून है ही नहीं, तो मेरी नजर में तो यह अनुच्छेद 14 को वॉयलेट करता है। आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, समता के सिद्धांत की बात करता है। तो जो दूसरे के पास नहीं है वो आपके पास क्यों है, और अगर है तो आर्बिट्रेरी पावर के साथ नहीं हो सकता, एब्सोल्यूटनेस के साथ नहीं हो सकता। भाई सेकुलरिज्म यही कहता है कि सरकार सभी को एक नजरों से देखेगी, है ना। तो आजाद भारत में 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी पॉलिसी रेगुलेशन किसी एक माइनॉरिटी को जो जिसे कहते हैं बायसनेस के साथ अगर फेवर करती दिखे तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो 1954 में कानून आया, 1995 2013 में तमाम बदलाव हुए। अभी हमें यह बदलाव जरूरी लग रहे हैं देश की संसद को, क्योंकि देश की जो संसद है वो लोगों की विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है इट शुड बी वेलकम। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको इन 14 बदलावों को बहुत बढ़िया तरीके से बेटा तैयार करना है, और इस विषय को संवैधानिकता के साथ लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ लिखना है। तो हमारे देश में अगर कुछ भी महत्वपूर्ण है तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को मनाही करता है। इट इज गिवन इन आर्टिकल 15। तो हमें उस पर्सपेक्टिव में एक बेहतर, जिसे कहते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में वक्फ से जुड़े अमेंडमेंट बिल को अप्रिशिएट करना है। मैं आपके साथ हूं, बना रहूंगा। मैंने कोशिश की आसान भाषा में आपको इस विषय से जोड़ सकूं। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी कोशिश, मेरा प्रेम्बल केवल यह था कि मैं आऊं और आपको इससे जुड़े जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ा सकूं। बाकी मेरे कंटेंट में आपको और भी चीजें मिलेंगी। ये मत भूलना भैया, 10 अप्रैल मैं और शिवानी मैम तैयार हैं। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 10 अप्रैल से विधान बैच लाइव हो जाएगा। 19,1999 पहले भी हम लोगों ने बोला, अभी भी बोल रहे हैं, इट इज अप टू यू। तो हम तैयार हैं। 10 अप्रैल से बिल्कुल नया फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। अगर तैयारी करनी है पीसीएसजे की सीरियस एंड पर, है ना, तो आओ, इससे जुड़ो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, इस तरीके के टॉपिक, इस तरीके के लॉ से जुड़े जो चेंजेस हैं उन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।